जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बनाएंगे और इसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखेंगे। और ये सारे प्रश्न हमने घटना चक्र के बुक से लिया है, तो आप लोग बनाइए और बनाने के बाद अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो भारत में अगर देखें तो प्रथम मदरसा की स्थापना हुआ था, ये हुआ था आपका कलकत्ता में। तो याद रखिएगा, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कलकत्ता में। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा है कि 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। तो इसको भी ध्यान में रखना है, किसने किया था दोस्तों, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अगर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे दोस्तों सर विलियम जोन्स थे। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुआ है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो सर विलियम जोन्स थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 1784 ईस्वी में हेस्टिंग के सहयोगी रहे सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। तो याद रखिएगा कि बनारस में जो है प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था और 1791 ईस्वी में खोला गया था। और इसमें देखें तो ब्रिटिश जो अधिकारी थे, रेजिमेंटेड थे, जोनाथन डंटन, इन्हीं के प्रयत्नों से खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यह हो जाएगा दोस्तों कि जोनाथन डंकन ने की थी। तो याद रखिएगा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की, तो जोनाथन डंकन ने की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए कहते हैं, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन ए को पढ़ते हैं और कारण को भी पढ़ते हैं, और कथन कारण से संबंधित प्रश्न है, पुट के माध्यम से उत्तर को चुनना है। कथन ए में कह रहा है कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसके जो सहयोगी रहे सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। दूसरा में कह रहा है कारण में दोस्तों को वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राचीन विद्या एवं प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। नीचे दिए पुट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको पता होगा कि इसमें ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। यानी कि जो आपका यहाँ पर आर में कहा गया है दोस्तों, ए में दोनों कथन सही हो जाएंगे और एक दूसरे की व्याख्या भी सही करता है। फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसके सहयोगी रहे उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव जो है अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी में कहा है कि वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राचार्य विद्या एवं प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। तो इस तरह से दोनों कथन जो सही है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं, व्याख्या से और आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग जिनका कार्यकाल रहा था 1774 से 85 तक, इसके दौरान देखिए तो बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राचार्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो कि संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था। उनके सहयोगी और समर्थक से ही 1784 ईस्वी में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स जो विलियम थे, उन्होंने नथानियल हेल्डेड, जोनाथन डंकन आदि के वारेन हेस्टिंग के प्रचार्य और समर्थक के तहत ही प्रचार विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद का प्रस्ताव जो है वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। प्रश्नानुसार कथन में दो कथन का जिक्र है, जिसमें एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और दूसरा है वारेन हेस्टिंग विलियम जोन्स के पक्ष में उसकी अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में से उनका स्वयं विद्वान होना तथा प्राचार्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ प्राचार्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहन कथन के दोनों बातों का कारण होना पुष्टि करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्या है।
आयोग ने इस उत्तर पर देखें दोस्तों तो उत्तर बी दिया था, जो उचित नहीं है। इसका सही उत्तर ए होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, वो भी पेरिस की। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सही में माइकल मधुसूदन दत्त को। याद रखिएगा, माइकल मधुसूदन दत्त को सदस्यता प्रदान की गई थी पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें व्याख्या दिया है कि पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। यानी लॉ सोसाइटी एशियाटिक्स यानी द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी और वर्ष 1829 में शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले प्रथम अंग्रेज का नाम बताना है। तो ये थे दोस्तों आपका चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा, चार्ल्स विल्किंस जो थे उन्होंने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। यहाँ पर व्याख्या में कहा गया दोस्तों कि वारेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया तथा जिसकी प्रस्ताव स्वयं वारेन हेस्टिंग ने लिखी। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर बताना है कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों शकुंतला, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। ये किए थे दोस्तों सर विलियम जोन्स ने किए थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और इनकी प्रेरणा पर देखें तो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था में देखें तो एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी के क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं उसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों, जो अभिज्ञान शकुंतलम जो इनकी 3 रचनाएं हैं जो कालिदास के काफ़ी चर्चित हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उनकी अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। और बाद में देखिए दोस्तों तो इनको जो एक संस्था बनाई गई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, जो कलकत्ता में बना था, इसके भी ये देखें तो सभापति नियुक्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा तो उसमें और क्लियर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कि स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर बताना है कि स्वतंत्रता से पूर्व यानी जब हमारी आज़ादी नहीं हुई थी उससे पूर्व ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा के प्रचार का अगर मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो उनका था दोस्तों कि छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी और इसी चलते वो आधुनिक भाषा में शिक्षा को देना चाहते थे। यानी आधुनिक भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में वो शिक्षा करके यहाँ पर देना चाहते थे। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा गया दोस्तों कि ब्रिटिश राज के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार जो था शिक्षित भारतीयों की जो संख्या है वो बढ़ाना चाहती थी, जिसके देखें तो प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की बड़ी और बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। यानी कि यहाँ के लोग रहेंगे तो कम खर्चा में काम कर सकेंगे और उनको अंग्रेजी शिक्षा इसीलिए देने का उद्देश्य था ताकि उनकी ज़रूरतें भी पूरा हो सके और यहाँ के कुछ लोगों जो थे उनको शिक्षित भी किया जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। तो पता होगा दोस्तों कि भारत में शिक्षा के लिए सबसे पहली बार 1 लाख रुपए देने की बात जो कही गई थी वो चार्टर अधिनियम 1813 में किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 में इसका प्रोविज़न किया गया था कि ब्रिटिश शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये व्यय किया जाएगा। यानी पहली बार भारत में है शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए व्यय किया जाएगा ब्रिटिश सरकार की ओर से। इसमें कहा गया दोस्तों कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। तो वुड डिस्पैच आपको पता होगा दोस्तों कि जो वुड डिस्पैच है 1854 में आया था। इसके विषय में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो पहला कथन सही हो जाएगा कि सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्राउंड इन एड शुरू की गई थी। दूसरा में कहा गया दोस्तों कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी।
तो यहाँ पर ए और बी दोनों कथन सही है। तीसरा कथन जो कह रहा है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में जो है अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 कारण सही है। चलिए आगे व्याख्या को देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो आपको बता रहा है कि वुड डिस्पैच जो था या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में देखें तो भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी और इस घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य और माध्यम सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र में देखें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में देखें तो सरकार ने प्राच्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और उस शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम यानी अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया, परंतु साथ ही उन्होंने देखें तो देसी भाषा के विकास का भी महत्व दिया। और इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय का आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक देखें तो विश्वविद्यालय की व्यवस्था किया जाए। इसके बाद देखिए दोस्तों तो इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा जो है धर्मनिरपेक्ष हो और शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता यानी ग्रांट इन एड की पद्धति को चलाने की सिफारिश इसमें की गई। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देखना है कि डिस्पैच एक बहुत बड़ा लंबा जो था इसमें एक तैयार किया गया था और इसी के आधार पर देखें तो आपका एक विश्वविद्यालय जो है मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में भी खोला गया था, जो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर यहाँ पर खोला गया था। और इसमें देखिए दोस्तों तो ये नहीं बोला गया था कि शिक्षण के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई थी, बोला था कि उच्च संस्थाओं जो होगी उसमें अंग्रेजी की शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन नीचे जो संस्थाएं होंगी जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा होगी वो आपकी स्थानीय भाषा मातृभाषा में ही दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र अगर देखें दोस्तों तो इस किससे संबंधित है, तो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है और शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि वुड घोषणा पत्र या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष रहे चार्ल्स वुड के द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे देखें तो वुड का डिस्पैच कहा गया, यानी कि इसके जो साथी बनाए गए थे दोस्तों एक कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था, उसके अध्यक्ष थे वुड और इसी चलते उन्हीं के नाम पर जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसको कहा गया वुड डिस्पैच। इसमें देखिए दोस्तों तो जो 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और प्रस्ताव में देखिए तो सरकार ने पाश्चात्य जो शिक्षा थी, पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया और उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर इन्होंने बल दिया, परंतु साथ ही इन्होंने कहा कि देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इसके अनुसार से देखिए दोस्तों तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में देखिए दोस्तों तो ये पूछ रहा है कि किस चीज़ पर विकास पर जोर दिया गया। तो यहाँ पर साफ है दोस्तों हंटर कमीशन भी देखें तो प्राथमिक शिक्षा के आधारित पर था। आप जब डीएड और बीएड करेंगे दोस्तों तो इन्हीं सब जो इतनी भी अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पद्धति दी गई थी और कौन कौन से इनके द्वारा घोषणा की गई थी, कौन कौन से इनके द्वारा जो है योजना तैयार किया गया था शिक्षा के प्रति, इन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर भी देखें तो कंपटीशन में भी यहाँ से प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में देखिए दोस्तों तो शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था, वो भी था प्राथमिक शिक्षा पर। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया और इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। यानी कि वुड डिस्पैच जो लाया गया था दोस्तों, जो जारी किया गया था और जो लागू किया गया था, उसकी समीक्षा करने के लिए फिर देखें तो हंटर जी की अध्यक्षता में एक आयोग बनी थी और इन्होंने आयोग ने सिफारिश किया कि प्राथमिक शिक्षा में अब सुधार करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था दोस्तों 15 अगस्त 1906 को हुआ था। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1906 को।
चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी और 16 नवंबर 1905 को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम देखें तो 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई थी और यहीं पर देखें तो 1905 में 16 नवंबर को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की जो है स्थापना करने की बात कही गई, जिसमें देखें तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सेडलर आयोग संबंधित है। तो सेडलर आयोग संबंधित है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका शिक्षा के से संबंधित है। तो याद रखिएगा सेडलर की अध्यक्षता में सेडलर आयोग आया था और शिक्षा से संबंधित है या यह 1917 में आया था। आइए इसकी व्याख्या में दिया हुआ है, पढ़ते हैं। व्याख्या कर रहा है दोस्तों कि सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। देखिए तो आपको पूछा जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुआ था, तो भी प्रश्न बनता है बार बार, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है आपका ध्यान रखिएगा 1917 में। इसमें सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन और रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। मतलब सेडलर आयोग 1917 में आया था दोस्तों। कलकत्ता में देखिए दोस्तों, कलकत्ता मुंबई प्रेसिडेंसी में तीनों प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय वो डिस्पैच की घोषणा समय ही हुआ था। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो 1854 में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए तो इस विश्वविद्यालय में जो संभावनाओं को अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया, जिसमें देखें तो डॉक्टर M.E. सेडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, उनके अध्यक्ष नियुक्त किया गया और इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। और इसने देखें तो वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है कि सेडलर आयोग किससे संबंधित है, शिक्षा से। और कब आया था, तो 1917 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो सेडलर विश्वविद्यालय जो आयोग था नियुक्त किया था 1917 में किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले आप जानते होंगे, तो लॉर्ड मैकाले का संबंध भी देखिए दोस्तों तो अंग्रेजी शिक्षा से है, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था। तो लॉर्ड मैकाले आपको ध्यान में रखना है कि अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। आगे इसकी व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। और ये प्रश्न बहुत रिपीट होता है कि अंग्रेजी शिक्षा के लिए विशेष जोर किसने दिया था, तो हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत अगर बात किया जाए ये किससे संबंधित है, तो ये भी हो जाएगा आपका शिक्षा से संबंधित है। इसकी व्याख्या में देखिए दोस्तों तो कह रहा है कि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, यानी जो आप लोग पढ़ते हैं कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। यह सिद्धांत का अर्थ था दोस्तों कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दिया जाए और इस वर्ग की से जो होगा शिक्षा वो छन कर ही शिक्षा का असन जन सामान्य तक पहुँचेंगे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों की समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए ये सिद्धांत हम क्लियरली रूप में हम लोग वहाँ तक पढ़े हैं, जानकारी है, बता दे रहा हूँ। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का तर्क यह था कि शिक्षा जो है उच्च वर्गों को दिया जाए, और उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो उनसे जो शिक्षा के गुण होगी वो छन छन के नीचे लोगों तक ऑटोमेटिक पहुँच जाएगी। इसलिए अधोमुखी शिक्षा का सिद्धांत यही था कि शिक्षा उच्च वर्गों को दिया जाए, और उच्च वर्ग जब शिक्षित हो जाएंगे तो नीचे उनके छन छन के, यानी शिक्षा जो उनके निचले स्तर को अपने आप उससे धीरे धीरे फ्लो के रूप में बढ़ते हुए नीचे लोगों को भी मिलती चली जाएगी। ये था निस्पंदन सिद्धांत की, यानी कि शिक्षा उच्च वर्ग को दीजिए, नीचे वालों को उनके द्वारा देख के रहन सहन के माध्यम से, उनके शिक्षा के माध्यम से नीचे वाला को ऑटोमेटिक विकास होगा, यानी धीरे धीरे उन तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए तो मैकाले ने तर्क दिया था कि सीमित साधन, यानी जो साधन है वो सीमित है, और उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा शिक्षित नहीं किया जा सकता है, यह असंभव कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। यानी फिल्ट्रेशन वही हो गया दोस्तों जो आपका अभी क्वेश्चन में पढ़े कि जो अधोन्मुखी निस्पंदन सिद्धांत जो शिक्षा का था उसी को बोल रहा है फिल्ट्रेशन से। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। तो ये भारत पूछ रहा है कि भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो हो जाएगा कार्नव। अरे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मैकाले थे, जो भी मैकाले पढ़ रहे थे, जो इन्होंने मैकाले ने कहा कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना संभव है, यानी कि शिक्षा उच्च वर्ग को दीजिए, नीच वर्गों की शिक्षा ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। ये कौन था जो है दोस्तों, इस थ्योरी के देन है फिल्ट्रेशन थ्योरी। जिस फिल्ट्रेशन थ्योरी देगा या अधोन्मुखी निस्पंदन सिद्धांत देगा तथा द थ्योरी ऑफ ड्राउन फॉल्ट फिल्ट्रेशन देगा, तो भी आपको यहाँ मैकाले को टिक आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पड़ी, यानी किससे पड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है ये अगर देखें तो 1835 के मैकाले के जो है स्मरण पत्र से पड़ी थी। तो याद रखिएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। चलिए इसकी व्याख्या दिया है। व्याख्या में कहा दोस्तों कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र यानी होता है मिनट से पड़ी, और मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से व्यक्त किया कि यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय एवं अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य का अधिक मूल्यांकन है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में देखें तो 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव के द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। यानी कि देखिए दोस्तों, तो मैकाले इतना प्राच्य शिक्षा का मतलब बोलना चाहिए समर्थक था। उन्होंने कहा था कि जितने आप अगर देखिए अरब में बोलना चाहिए, चाहे आपकी जो अरब कंट्री है, अरब के जितने भी समस्त साहित्य हैं और भारत में जितने भी समस्त साहित्य हैं वो कहीं ना कहीं यूरोप के एक लाइब्रेरी रूम यानी कि एक अलमारी में रखे पुस्तक उससे ज़्यादा गुणवान है, ये बोला था। यानी कि हमारे देश का पूरा किताब, जितने जर्नलिस्ट जितने बुक लिखे हुए हैं, जितने हमारे पर कथाएँ हैं, ये सब को एक साइड दरकिनार करके हमारे लिए जो यूरोप में अगर एक अलमारी के बराबर भी इनका ज्ञान नहीं है, यानी सबको जोड़ देता है, इन्होंने टिप्पणी किया था, ये मैकाले ने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी थी ये बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसके माध्यम से। दूसरे में कहा कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से, और प्राच्यवादी या आंग्लवादी विवाद से। तो प्राच्यविद या आंग्लविद विवाद से। तो यहाँ पर पूछा कि नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर सही अर्थों में देखा तो अंग्रेजी की नींव पड़ी थी इन सभी चीज़ों से पड़ी थी, यानी कि 1, 2, 3 सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कहा दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। और इन्होंने देखें तो 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को अपनाया गया। वहीं देखें तो 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने, यानी होता है जो दिए जा रहे थे 1 लाख रुपए, उसके लिए समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे। और इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ विलियम कैवेंडिश बेंटिंग ने देखिए इनका कार्यकाल देखें तो 1828 से 35 तक था। इसके शासनकाल में देखें तो 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर ली, यानी स्वीकृति कर भारत में देखिए तो अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया और भारत में आंग्ल
शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व जो देखें तो मुनरो तथा एल्फिंस्टन, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राचार्य जो है उन्हें शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व थे, यानी प्राच्य शिक्षा के दोनों नेतृत्व थे। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, तो देखने को मिलता है और कि तीनों चीज़ें में अंग्रेजी शिक्षा को जोर दिया गया। जबकि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अगर देखें तीनों, जैसे कि मुनरो तथा एल्फिंस्टन जो थे, ये दोनों जो थे आपके आंग्ल शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा के जो समर्थक थे। जबकि यहाँ पर अगर देखें तो एच.टी. जो प्रिंसेप थे ये प्राच्य शिक्षा के समर्थकों में नाम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई। तो किसके शासनकाल में किया गया दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में। याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग या लॉर्ड बेंटिंग डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग शॉर्ट फॉर्म में, इनके काल में ही देखें तो अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। चलिए यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है, व्याख्या में कह रहा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो 1828 से 35 ईस्वी के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मेकाले के प्रस्ताव को स्वीकार कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व देखें तो मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो याद होगा दोस्तों कि ये विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1857 में। यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो नज़दीक में ही दिया हुआ है, तो यही ध्यान में रखना है कि 1857 में हुआ था। जो प्राच्य शिक्षा के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय का तर्ज के आधार पर देखें यानी वुड पे जो घोषणा किया गया था उसी के आधार पर ये देखें तो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड का डिस्पैच के आधार पर ही देखें तो लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ब्रिटिश जो थे भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में की गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि किसके देखिए दोस्तों तो सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यानी किसके सतत प्रयासों से बोलना चाहिए, सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो मुंबई में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका डी.के. कर्वे। याद रखिएगा डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से ही मुंबई में प्रथम बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तथा ये महाराष्ट्र की समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं को उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी और 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न भी प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर के जो कर्वे थे उन्होंने डी.के. कर्वे ने 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इन्होंने देखे दोस्तों तो मद्रास में समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवा को उत्थान के लिए विधवा जो था प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की और इन्होंने खुद देखें तो 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी और उन्होंने स्वयं ब्राह्मणी विधवा से ब्याह भी किया था। और वर्ष देखें तो 1958 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के स्थापना से कौन संबंधित है। डेक्कन दिया हुआ है, दक्कन होना चाहिए, कहीं कहीं दक्कन देगा तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा कि दक्कन चाहे डेक्कन। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका संबंधित हो जाएंगे बी.जी. तिलक। याद रखिएगा कौन हो जाएंगे, बी.जी. तिलक हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अगर देखते हैं इसकी व्याख्या को, तो व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। ये संस्था के देखें दोस्तों तो संस्थापकों में देखें वी.के.
चिपलुकर, याद रखिएगा, जो वीके चिपलुकर तथा बीजी तिलक तथा एमवी नामजोशी और गोपाल गणेश अय्यर प्रमुख थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो जस्टिस जो रनाडे एवं सोसाइटी के संस्थापक नहीं बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। यानी कि जिसमें नाम दिया गया है उसमें से आपको जो है एक जो नाम दिख रहा है ये इसमें सदस्य नहीं थे, यानी इसके सदस्य मतलब सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे बल्कि यह एक, देखिए तो 5 सदस्यों में से एक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर जो कॉलेज दिया है उसमें बताना है कि सर्वप्रथम कौन से कॉलेज की स्थापना हुई। तो सर्वप्रथम अगर देखें दोस्तों तो इसमें दिया हुआ में आ जाएगा आपका हिंदू कॉलेज कलकत्ता। याद रखिएगा, जो हिंदू कॉलेज कोलकाता है ये तीनों चारों में से सबसे पहले इसी का स्थापना हुआ है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और उन्होंने 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर तथा अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के इन्होंने कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। आप अगर राजा राम मोहन राय की जीवनी पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ पर देखेंगे तो इनके द्वारा बहुत सारे योगदान किया गया था और आधुनिक भारत के इन्होंने मतलब जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। और इन्हीं के प्रयासों में देखें तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से उन्होंने 1817 में ही आपके हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की थी। मयो कॉलेज की बात करें दोस्तों तो मयो कॉलेज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में अजमेर में किया गया था। ये याद रखिएगा कब हुआ था दोस्तों, 1875 में अजमेर में। वहीं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है ये भी देखें तो आपका 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना देखें तो 1824 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिए पहले कौन सा आया कि हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में, इसके बाद दिल्ली कॉलेज 1824 ईस्वी में, फिर मयो 1875, फिर एंग्लो जो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यह जगह 1875। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो कलकत्ता में किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो ये बहुत आसान हो जाएगा, आप जानते होंगे राजा राम मोहन राय। तो याद रखिएगा डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी शैक्षणिक संस्थाओं के आधार पर युग्मों को विचार करना है। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज, तब बनारस का अगर संस्कृत कॉलेज में अगर मिलाएंगे दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि जो युग्मों में से सही सुम्मिलित है उसको बताना है। नीचे यहाँ पर युग्म कहा है दोस्तों कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुम्मिलित है। तो इसमें सही सुम्मिलित अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर केवल जो है 2 सही होगा। अब कैसे होगा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि बनारस आपका जो है बनारस का संस्कृत कॉलेज, बनारस का अगर संस्कृत कॉलेज की अगर बात करें दोस्तों तो जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में किया था। तो इसमें हो जाएगा आपका जोनाथन डंकन। वहीं पर देखें कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था तो वारेन हेस्टिंग ने किया था। कलकत्ता में पहली मदरसा की स्थापना हुई थी और वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो दूसरा कथन जो है वो सही है। और यहाँ पर तीसरा में अगर देखें दोस्तों तो तीसरा में हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आपको याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज जो है लॉर्ड रिचर्ड कोले वेल्जली, यानी कि देखें तो यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक में आप डायरेक्ट याद रख सकेंगे कि इसमें आ जाएगा आपका लॉर्ड रिचर्ड कोले वेल्जली होगा, न कि आर्थर वेल्जली होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाम में परिवर्तन होगा, यहाँ पर होना चाहिए रिचर्ड कोले वेल्जली होगा। यहाँ पर कौन होना चाहिए तो जोनाथन डंडन होना चाहिए। तो इस तरह से नाम को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए व्याख्या में दिया हुआ है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था और कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग ने, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना देखें तो लॉर्ड रिचर्ड कोले वेल्जली ने किया था। यानी कि उपयुक्त में देखें तो दूसरा सही होगा, बाकी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस जगह मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय जो थे उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कहा दोस्तों कि भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने
प्रबल रूप से वकालत की थी और मदन मोहन मालवीय जो थे अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में देखें तो व्यवसाय से वकील रहे। यानी कि देखें तो स्कूल अध्यापक थे और वकालत भी करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का अगर शिलान्यास की बात करें दोस्तों तो यह जगह लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। याद रखिएगा कि लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो है वो 4 फरवरी 1916 को जो है वसंत पंचमी के दिन जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही किया गया था, जिस पर बम मारा गया था। हार्डिंग वही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो किसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया उसको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में है, इसे देखें तो केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालय में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है जो वाराणसी में है को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। और इसकी स्थापना देखें तो जो स्थापना का जो श्रेय है 1916 ईस्वी में जो महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। तो ये सबको जानता है कि हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापक कौन थे। तो जो मदन मोहन मालवीय डायरेक्ट हम लोग नाम जानते हैं, इनका पूरा नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। तो इतना था दोस्तों आपका जो है आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित प्रश्नों को। आगे जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों ये होगा आपका आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो इसके विषय में हम लोग क्वेश्चन लेकर के जल्दी आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर कीजिए और आपको अच्छा लगता है तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।